नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ संतोष जी हैं। संतोष जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हुए। एक सीक्रेट मीटिंग हुई, एक गुप्त मीटिंग हुई, और वो उस गुप्त मीटिंग के बारे में बातों को, तथ्यों को छुपा कर रखा गया, लेकिन उस गुप्त मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है और बीजेपी में कैसे पूरी की पूरी बाजी पलट गई है, इसके बारे में एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। बड़ा बखेड़ा खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। विश्व में जनसंख्या के मामले में 7वें नंबर पर आ जाता है देशों में। बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से ही बताते हैं दिल्ली का रास्ता जाता है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, फिर इंदिरा गांधी रही, जो बड़े बड़े मैन प्रधानमंत्री रहे, मैं उनके नाम गिना देता हूं। बाद में वीपी सिंह ने जब सरकार बदली तो वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश से ही चुने गए। उसके बाद चंद्रशेखर जी भी उत्तर प्रदेश से ही थे। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद देवेगौड़ा, ये दक्षिण से थे, और इंद्र कुमार गुजराल जी पंजाब से राज्यसभा थे। अलग अलग पैटर्न पर, अलग अलग बातों पर यह तय हुआ कि उत्तर प्रदेश ही मुख्य कर्ता धर्ता। राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से रहे, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश से रहे, अब नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से ही 3 मर्तबा सांसद चुने गए। वाराणसी से चुने गए। पहले मर्तबा जो जीत थी वो दूसरे चुनाव में जब जीते तो आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन तीसरे चुनाव में जो उनके साथ मिस हैपनिंग हुई, दुर्घटना हुई, जिसे हम कहेंगे कि वो 6 से 7 राउंड तो पीछे चले। उसके बाद उनकी काउंटिंग नहीं सामने आई तो पता नहीं कितने राउंड तक पीछे चले, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चूंकि हम चुनाव आयोग के डेटा पर ही भरोसा करते हैं तो वो 6 राउंड तक उन्होंने पीछे दिखा के 7वें में आगे कर दी। बात यही नहीं रुकी, फिर धीरे धीरे मामला फंसने लगा। मुख्यमंत्री बनाम प्रदेश अध्यक्ष का मामला फंसने लगा। 6 प्रदेश अध्यक्ष अब तक योगी आदित्यनाथ बदल चुके हैं और 6 उनकी सहमति से बने, लेकिन 7वां प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बना जिसे वो संसद भी भेजना नहीं चाहते थे। मेरी बात को बड़ी दर्शक गंभीरता से सुने, पंकज चौधरी। और अगर उनके आर्थिक आप बातें सुनोगे तो हैरान कर देने वाले हमारे पास आंकड़े हैं, हम आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि दर्शकों को वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए जो जरूरत है। 2004 में पंकज चौधरी की संपत्ति थी 1,47,00,000। 2009 के लोकसभा चुनाव में हो गई चौगुनी, 4,37,00,000। 2014 में हो गई फिर 5 गुनी, 19,18,00,000। और 2019 में फिर 2 गुनी हो गई, 37,18,00,000। 2024 में हो गई वो 41,90,00,000। अब आप सोचिए, नेतागिरी से बढ़िया कौन सा व्यवसाय है, कौन सा कारोबार है। इसलिए लट्ठम लट्ठा होती है प्रदेश अध्यक्ष पर, लट्ठम लट्ठा होती है मुख्यमंत्री के पद पर, लट्ठम लट्ठा होती है प्रधानमंत्री के पद पर, गृह मंत्री के पद पर, वित्त मंत्री के पद पर, कृषि मंत्री के पद पर, रक्षा मंत्री के पद पर। ये महन पद है, इन्हीं से तो देश चलता है, यही खरीद फरोख्त होती है। और आप सोचिए, विचार कीजिए, आपके हिस्से में 5 किलो राशन, धोओ बासन, करो शासन, हम चलाएंगे आपके ऊपर पूरा बैठ के प्रशासन। लठ हमारा, पीठ तुम्हारी, बजेगी पीठ तुम्हारी, लठ हमारा यूं ही बजता रहेगा, कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि बदलना हम चाहते नहीं। हमारे खाते में 10,000 आए, हमने खटाक सीधे नीतीश बाबू का तीर दबा दिया और वो कमल में लगा, कमल भी उड़ गया, तीर भी चल गया, लालटेन बुझ गई, हाथ का पंजा देखता रह गया किसके लगेगा झापड़। राहुल बेचेंगे सड़क पर खड़े होकर पापड़। ये जो खेल चला है, इस खेल को आप कैसे देखेंगे? पूरी सियासत इतने ही बीच में घूम गई, सियासत में फंस गई है आरएसएस और मोदी और योगी की जोड़ी। आरएसएस किसके साथ है संतोष जी? सवाल यह है कि 3 दिन तो लगता है कि मोदी जी के साथ है, जीवन दान दे दिया, 75 वर्ष पर इस्तीफा मत दो। कल पता लगा कि योगी जी के साथ खड़ी है कि चुन लेने दो अध्यक्ष, तुम क्यों परेशान हो? तुमने जब 6 की नहीं मानी तो 7वां और सही। क्या है पूरा हाल? देखिए शिव जी, आरएसएस तो उसके साथ है जो आरएसएस को ये भरोसा दिला दे कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी की सत्ता को बरकरार रखे। एक लफ्ज में आप आरएसएस के साथ देने या नहीं देने की बात को आप समझ लीजिए।
आरएसएस धार्मिक आंदोलन में जाता नहीं, लेकिन उसको लगा कि राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी सत्ता में आ सकती है पहली बार, तो राम मंदिर आंदोलन को उसने प्रश्रय दिया और बाकायदा विश्व हिंदू परिषद को कहा कि एक अलग से दल बना दो, तो बजरंग दल नाम का संगठन बना दिया गया था। तो खैर आरएसएस की बात में बाद में आते हैं, पहले पंकज चौधरी की आपने बात कही। पंकज चौधरी उद्योगपति भी है, बड़ा एम्पायर है उनका, तो संपत्ति उद्योग धंधे से भी बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक कारोबारी को, उद्योगपति को वित्त मंत्रालय में इतने लंबे समय तक मोदी जी राज्य मंत्री बनाकर कैसे रखे हुए। अब ये मोदी जी का काम है, देश की जनता के सोचने का काम। लेकिन कल जब सबसे पहले देर रात, क्योंकि दिन भर में पता लगाता रहा क्या हुआ कैसे हुआ, कई लोग ये कह रहे थे कि भैया उसी गोरखपुर से योगी अगर मुख्यमंत्री रहेंगे और वहीं के बगल में वो गोरखपुर से सटा हुआ ही महाराजगंज के सांसद अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो दोनों एक तरफ से कैसे होगा। अब बीजेपी इन सब चीजों में फंसती नहीं है, वरना एक ही राज्य से आने वाले एक व्यक्ति प्रधानमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं शिव जी। ये भी पहली बार हो रहा है कि एक ही राज्य से आने वाले दो नेता, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री है। तकनीकी रूप से उनको तीसरे नंबर का पद एक तरह से कैबिनेट में माना जाता है, राजनाथ दूसरे नंबर पे, लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि व्यवहारिक रूप से वो सरकार और संगठन दोनों ही चला रहे हैं, तो गुजराती है। तो वो तमाम राजनीतिक समीकरण को देखकर फैसला किया जाता है। लेकिन एक चीज जो मैंने कही थी कल, लोग चौंक रहे थे कि नहीं योगी की विदाई होगी, योगी की विदाई होगी। योगी की विदाई नहीं होगी शिव जी। बड़ी अब बात ये कह रहे हैं आप, बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। अब घेर योगी की लेंगे विदाई लोग, नहीं हम ही होगी। तुम रोज हटाते थे, आज रोक रहे हो, घेर लेंगे लोग, अभी नहीं नहीं, कमेंट इतने आ जाएंगे सुन हम नहीं हटाते नहीं पाओगे। थे शिव जी, हम हटाते नहीं थे। जो राजनीतिक रस्साकसी चल रही है वो राजनीतिक रस्साकसी के बारे में जानकारी देते थे, वो हटाने वाले तो दूसरे होते थे। और मैं फिर एक बात बता दूं, ये क्रिकेट का मैच है, पॉलिटिक्स भी जो है ना क्रिकेट का मैच है। पहले बॉल पर अगर चौका लग गया, आपने कहा चौका लग गया, दूसरे बॉल पे आउट हो गए, तो लोग कहेंगे भैया पहले बॉल पे तो चौका लगवा दिया, दूसरे पे क्यों आउट हो गए। तो पहले पे चौका मारा था बैट्समैन ने, तो हमने कहा चौका, दूसरे पे छक्का मारा तो छक्का, तीसरा व्हाइट बॉल हो गई, चौथा नो बॉल हो गई, पांचवें बॉल पे विकेट चला गया तो विकेट चला गया। अब योगी आदित्यनाथ के हटने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। जैसे कहा जाता है ना कि कई विज्ञापन आते हैं कि इतने % छूट और एक छोटा सा स्टार लगा होता है, तो वो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। अब वो टर्म एंड कंडीशन कैसे अप्लाई है? चलिए चलिए, योगी वही सबको आदित्य बचाता है, वही सबको बचाता है, आपको भी सुरक्षित कर देगा, टर्म्स एंड कंडीशन लागू कर दो, क्या तो नहीं, बच गए योगी। योगी आदित्यनाथ जो है, देखिए दो तीन चीजें हैं। उनका खेला बिगड़ना कब से शुरू हुआ? जब उन पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के साथ खेला करने में या तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या उस खेले को होने दिया वाराणसी। और लोकसभा चुनाव में सबको पता है, अगर लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल जाता तो शायद ये तमाम चीजें होती नहीं, चीजें आराम से चलती रहती। कुछ चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा। जब मैं संकेतों की बात करता हूं तो संकेत को ध्यान से देखिएगा। कल जब विनोद तावड़े और पंकज चौधरी जब जा रहे थे अब तो संकेत उन को देखने की आप कह रहे हो, फिर हमें एनडीटीवी देखनी पड़ेगी या फिर कहीं और जाना पड़ेगा? अब संकेत को कैसे देखें ये तो नहीं, बताओ। संकेत वहां भी इशारा नहीं है। कहिए, इशारा कहिए। हाँ, तो अब इशारे पे आ जाते हैं। तो क्या हाँ। हो रहा है उसमें कि कल जब फ्लाइट से उतर रहे थे तो आपको सहगल साहब भी नजर आ रहे होंगे पीछे। वो फ्रेम में आना नहीं चाहते थे, बाद में वो गायब हो गए, किनारे से निकल गए, लेकिन फ्रेम में आ गए, उतरते हुए नजर आए। सहगल साहब को मैंने 2 या 3 दिन पहले कहा था कि आपको ये समझना होगा कि अगर उनको कोई बड़ा पद मिला आने वाले दिनों में तो इसका मतलब है कि समझौता हो गया। अब समझौता किस किस के बीच में हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन क्या उस समझौते की बारगी क्या सीक्रेट मीटिंग में तय हुई थी? मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की सीक्रेट मीटिंग, फिर मोहन भागवत का अमित शाह से मिलना, प्रधानमंत्री का यूपी के सांसदों से मिलना, प्रधानमंत्री का बीएल संतोष को भेजना। आज प्रधानमंत्री गुजरात को लेकर भी बड़ी बैठक कर रहे हैं, हरियाणा को लेकर कल परसों बड़ी बैठक हुई बदलाव को लेकर, राजस्थान में बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन अब जो दो तीन चीजें आप समझिए, कल क्या हुआ था। विनोद तावड़े कौन है शिव जी? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अमित शाह के लाडले। महेंद्रनाथ पांडे कौन है? महेंद्रनाथ पांडे यूपी के ब्राह्मण चेहरे हैं, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इस बार चूंकि माहौल बिगड़ गया तो वो भी योगी के सताए हुए मान लीजिए, क्योंकि वो भी बेचारे अपना लोकसभा चुनाव हार गए, क्योंकि चंदौली, बनारस, गाजीपुर ये सब एक तरह से ही है। तो प्रधानमंत्री समझते हैं कि भैया वो हार गए या हराए गए पता नहीं। कल योगी आदित्यनाथ प्रस्तावक बने पंकज चौधरी, अंदर आए,
जैसे ही वो अंदर आए, महेंद्र नाथ पांडे खड़े हो गए। अब उनको तो यूपी में चुनाव लड़ना है, लोकसभा का, मान लीजिए, चलिए उनकी मजबूरी हो सकती है। विनोद तावड़े की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन विनोद तावड़े भी खड़े हो गए। जबकि एक बात दर्शकों को याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और गृह मंत्री अमित शाह तक जब अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पर्चा भरने जाते हैं, जैसे वाराणसी में सब लोगों ने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री पर्चा भरते हैं लोकसभा चुनाव में, तो वो खड़े रहते हैं, अधिकारी बैठे रहते हैं। ये नियम होता है, परंपरा होती है। बीजेपी में भी यही होता है, निर्वाचन अधिकारी को बैठे रहना चाहिए, चुनाव अधिकारी को बैठे रहना चाहिए। और योगी बार बार कह रहे थे विनोद तावड़े को, महेंद्र नाथ पांडे को, कि बैठ जाइए बैठ जाइए, लेकिन दोनों ने बैठने की जहमत नहीं उठाई या बैठने की गुस्ताखी नहीं की। उनको लगा कि नहीं भाई, हम जिनके सामने खड़े हैं उनको तो अभयदान मिल गया है, तो न विनोद तावड़े बैठे, न महेंद्र नाथ पांडे बैठे। ये कल की बात थी, और आज बड़ी खबर निकल कर सामने आई, क्योंकि उसमें कई तरह के किंतु परंतु थे। आज ये दैनिक भास्कर की खबर आ गई कि 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, सरप्राइज मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई। और कहां से मीटिंग हुई? उसी इलाके में मीटिंग हुई जहां से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता का रास्ता खुला था, और उसी इलाके में मीटिंग हुई जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई, और जो चुनाव जीते उन उम्मीदवार को, उन सांसद को अखिलेश यादव संसद के अंदर बार बार खड़ा करके भाजपा को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं कि देखो, अयोध्या की जनता ने, भगवान राम के अयोध्या की जनता ने आपको क्या संदेशा दिया। उसी अयोध्या में ये बैठक, दैनिक भास्कर के हवाले से, 24 नवंबर 2025 को आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत अयोध्या में थे। वे गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें शहादत दिवस समारोह में शामिल होने गए थे। अचानक दोपहर में दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंच गए। शाम को अयोध्या में आरएसएस के कार्यालय साकेत निलयम गए। इसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। वे राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां देखने के लिए गए थे, और शाम को करीब 7 बजे योगी सीधे आरएसएस कार्यालय पहुंचे और मोहन भागवत से मिले। ये बताया जा रहा है, ये दैनिक भास्कर ने दावा किया है आरएसएस के नेताओं के हवाले से, कि दोनों पूरे टाइम अकेले बैठे रहे। 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। और याद दिला दूं दर्शकों को, इससे कुछ महीने पहले जब मोहन भागवत पूर्वांचल के दौरे पर गए थे, वाराणसी के दौरे पर गए थे, योगी आदित्यनाथ उस समय भी वाराणसी भागे भागे पहुंचे थे कि आरएसएस चीफ से मुलाकात हो जाए, लेकिन उस दिन मुलाकात हुई नहीं। उससे कुछ महीने पहले की और याद दिला दूंगा, जब मोहन भागवत गोरखपुर में थे, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में पहुंच गए कि मुलाकात हो जाए, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। तो अब अयोध्या में 1.5 घंटे की मुलाकात होना, और उसके बाद चीजों का धीरे धीरे बदलना। और जब भी हम गुजराती लॉबी वर्सेस योगी आदित्यनाथ कहते थे कि मोदी के साथ लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई किसके साथ थी? अमित शाह के साथ थी। तो अमित शाह का अंडमान में मोहन भागवत से मुलाकात करना, नवंबर में ये मुलाकात हुई, 1.5 घंटे की सीक्रेट मीटिंग। उसके बाद अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, और फिर पंकज चौधरी का आना, क्योंकि ये एक सामान्य राजनेता भी समझता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सामान्य राजनेता भी समझता है कि भाई, एक ही इलाके से मुख्यमंत्री और एक ही इलाके से प्रदेश अध्यक्ष कैसे हो सकता है। योगी आदित्यनाथ इस चीज पर थोड़े से अड़े। लेकिन जब बीएल संतोष गए, एक दिन में 3 बार मुलाकात हुई, बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, तो जाहिर सी बात है कि योगी जो कहते होंगे वो दिल्ली दरबार संदेशा देते होंगे, उसमें आरएसएस की भूमिका हो जाती होगी। कुल मिलाकर अगर योगी आदित्यनाथ ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वीकार कर लिया, प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर दिया, तो अपनी विदाई की कहानी नहीं लिखी है, बल्कि ये सुनिश्चित कर लिया उन्होंने कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष समझना होगा। वो स्वतंत्र देव सिंह की तरह और भूपेन्द्र चौधरी की तरह नहीं कि आगे पीछे अटैची अधिकारी की तरह लेकर आप घूमते रहे और उनको अपने कैबिनेट का एक मंत्री समझ ले, ऐसा नहीं। लेकिन जो लोग खुशफहमी है ना कि पंकज चौधरी गए और योगी को टाइट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए दोनों में रिश्ते अच्छे नहीं है, बात सही है। लेकिन पंकज चौधरी, मैं फिर कहता हूं, कारोबारी आदमी। कारोबारी आदमी किसी से लड़ता है क्या शिव जी? यहाँ तो गौतम अडानी परेशान हो गए, अब जो मुलाकात भी हो गई, खबर आ गई कि मुलाकात होगी, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया उन्होंने। इससे पहले मैंने एक वीडियो किया है, दर्शक जाए तो उस पर जाके देख सकते हैं। नहीं, अभी तो अभी अभी कारोबार, हमें भी जानकारी मिली है, तो एक और हम प्रोग्राम इसी पे करेंगे, आप ही के बिल्कुल साथ करेंगे। बिल्कुल। तो पंकज चौधरी लड़ेंगे नहीं, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, वो लड़ते नहीं है किसी से खुलकर, वो लड़ते नहीं है। शुरुआत में जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं नहीं संभाल सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी वो बन गए। आपको लगता है कि अगर उनका मिशन ये होता कि योगी आदित्यनाथ को हटाना है, तो वो कभी भी नहीं बनते प्रदेश अध्यक्ष जी, कभी नहीं बनते पंकज चौधरी। भले ही मंत्री पद रहता या मंत्री पद चला जाता, क्योंकि उनको पता है
कि योगी से दुश्मनी लेने का मतलब है कि महाराजगंज वो जीत नहीं पाएंगे अगर योगी इस बात पे अड़ जाए कि नहीं इनको लोकसभा चुनाव हराना है। जब प्रधानमंत्री की हालत खराब हो गई थी तो पंकज चौधरी साहब किस खेत की मूली है, आप सोच के देखिए। नहीं, और उसमें तो उसमें एक और खबर अभी आपने नहीं सुनी है कि जो भाजपा समर्थक पत्रकार है, कई लोग हाँ, हैं जो वो लिख रहे हैं कि भाजपा ने कुएं के मेढक को समुद्र में कुदा दिया है। उन्होंने ये थंब दिया है अपने प्रोग्राम का कि भाजपा ने कुएं के मेढक को समुद्र में कुदा दिया है। उन्हें जानता कौन है महाराजगंज से अलावा? वो लोग कह रहे हैं जो बिल्कुल प्रो है, वो लोग कह रहे हैं जिनके शिष्य योगी जी के मीडिया सलाहकार रहे, जिनकी नेम प्लेट लगी रहेगी, लेकिन हट गए हैं कि नहीं हट गए आज तक पता नहीं लगा। वो उनके शिष्य हैं और वो दिल्ली में बैठ के वो कई बार तो आस्तीन का सांप उन्होंने ब्रिजेश पाठक को बता दिया, कई बार केशव मौर्य को तो जाने क्या क्या नहीं बता दिया, जलील बेइज्जत जाने क्या क्या नहीं बता दिया है। ऐसे लोग आरएसएस की नाक और कान बने हुए हैं, ये वही लोग अब हैं। आपने खुद ये बात कह दी, जो मैं टर्म एंड कंडीशन की बात कह रहा था ना, वही बात आपने कह दी। अब क्या होगा, टर्म एंड कंडीशन दो चीजें हैं। वाराणसी का इलाका सीआर पाटिल देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वाराणसी का इलाका सीआर पाटिल देखेंगे, और वाराणसी सहित पूरा पूर्वांचल जो है वो पंकज चौधरी देखेंगे। वहां की चुनावी रणनीति, वहां की चुनावी तैयारियां, वहां के उम्मीदवार, और इस पूरे प्रोसेस में जो है वो सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं होगा, सिर्फ बीजेपी का आलाकमान शामिल नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता हैं वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल होंगे। एक दौर वो था, मैं ध्यान से याद दिला देता हूं दर्शकों को, एक दौर वो था कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से शिकायत की, नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत से बात की कि चलिए 5-10 सीट तो ठीक है, लेकिन आप 50-55 लोकसभा सीटों का आप सिफारिश कर देते हो तो इतने लोगों को हम कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन अब ये मान लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के टिकट बंटवारे में आरएसएस की सुनी जाएगी। तो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर मैं बता देता हूँ, आरएसएस को भी हम उनको साधना हो। तो एक चीज, दूसरी चीज, पंकज चौधरी जो मिशन लेके जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं दर्शकों को कहूंगा, पंकज चौधरी जो बनारस का कार्यक्रम लेकर जाएंगे, जो पूर्वांचल के अन्य जिलों का कार्यक्रम लेकर जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री को अपनी हामी भरनी होगी, मुख्यमंत्री को उस कार्यक्रम में मौजूद रहना होगा, बनारस में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, और पब्लिकली उनको ये साबित करके दिखाना होगा कि पंकज चौधरी एक बड़े नेता है। और इसलिए देखिए, कोई प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्रीय स्तर का नेता अपने साथ लेकर जाए, नामांकन भरवाए, और भव्य तैयारी उनके स्वागत की जा रही है पूरे लखनऊ में, तो ये कुर्मी समाज को संदेश देने के लिए योगी आदित्यनाथ को हमेशा अपने से ऊपर जो है वो पंकज चौधरी को रखकर दिखाना होगा, ताकि, क्योंकि कुर्मी का वोट कभी भी, शिवजी, समाजवादी पार्टी में भी बेनी प्रसाद वर्मा पूरे कुर्मी का वोट तो नहीं ले पाए थे ना, स्वतंत्र देव सिंह क्या कर पाए। तो कुर्मियों को यह संदेश देना है कि नहीं भैया, आपके नेता को हमने बड़ा नेता बना दिया है, अब तो वापस आ जाओ, काहे हमसे रूठे हो, काहे हमसे नाराज हो, प्रधानमंत्री को जिताओ 3.5-4 लाख से, बीजेपी को मजबूत बनाओ। अब ये 2027 का विधानसभा चुनाव ये तय करेगा अगर पूर्वांचल में सीटें आती, और यहां प्रतिशत बता देता हूं मैं, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव 40-41% के लगभग मोटे तौर पर वोट रहा था। वोट के प्रतिशत में 1-1.25% की कमी आई थी, सीट में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। तो अब आपको उसको 44% के आसपास लेकर जाना है अगर बसपा मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी। अगर बसपा मजबूती से चुनाव लड़ती है तो 38-39% वोट भी बीजेपी के पास आए तो भी ठीक ठाक सीटें आ जाएगी। पीडीए समीकरण को कैसे लुभाना है, और दूसरी बात, अगले 3-4 महीने तक अब आपको खबर सुनाई नहीं देगी कि कुटुंब की बैठक हुई है। कुटुंब की बैठक अब नहीं होगी, जाति आधार पर नहीं होगी। अगर वो बैठक होगी तो इसका मतलब योगी आदित्यनाथ ने समझौता तोड़ दिया, अगर उस तरह की बैठक होगी तो इसका मतलब जो समझौते की शर्त लगाई गई है वो टूट गया। अगर पूर्वांचल में पंकज चौधरी को वो खुलकर काम नहीं करने देंगे तो इसका मतलब वो शर्त टूट गया। और आरएसएस ने जो अभयदान दिया है 2027 तक के लिए, अब योगी आदित्यनाथ को अपने आप को थोड़ा सा बदलना होगा। सांसदों के और विधायकों के अच्छे दिन आने वाले हैं शिव जी। बढ़िया बात है। नंद किशोर गुजर लोनी वाले नाराज है, बहुत दिनों तक नाराज नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आपको योगी आदित्यनाथ के साथ मिलते हुए उनकी तस्वीरें भी दिखाई दे जाएगी। यानी थोड़ा सा योगी साहब को बदलना होगा, ये कहा गया है। तो अब वो सांसदों से ज्यादा मिलेंगे जो यूपी से आने वाले बीजेपी के हैं, अब वो विधायकों से ज्यादा मिलेंगे, उनको तवज्जो देने की कोशिश करेंगे, फोटो कुछ अच्छे अंदाज में खिंचवाई जाएगी। ये तमाम चीजें होगी ताकि परसेप्शन ये बनाया जाए कि अब योगी बदल गए हैं और ये पूरे हिंदुओं की सरकार है। लेकिन क्या इसी के बल पर 2027 जीता जाएगा? नहीं। आरएसएस ने जो तैयारी करी है,
एक बार फिर से हिंदुओं को लुभाने की तैयारी है। 2026 में एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होगा। देश भर के साधु संत जुटेंगे और उसमें हिंदुओं को एकजुट रखने का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। और हिंदुओं की एकजुटता का मतलब समझते हैं ना, अखिलेश यादव के पीडीए में सेंध लगा। अगर हिंदुओं की एकजुटता में आरएसएस कामयाब हो जाता है तो फिर मान लीजिए कि फिर अखिलेश यादव के साथ यादव वोट रहेंगे और मुस्लिम वोट बैंक रहेंगे, फिर कोई ज्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इन सब में योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और अब जो सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन मैंने बताया था, देखिए नंबर वन के पास खोने के लिए कुछ नहीं। देश के नंबर वन के पास, माफ कीजिएगा, देश के नंबर वन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। और उत्तर प्रदेश के नंबर वन के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है। और देश के नंबर दो के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। और यूपी के नंबर दो और नंबर तीन के पास भी पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जब वन और वन इन दोनों के सामने दुविधा होती है तो ये तीसरे वाले वन यानी नागपुर वाले वन के साथ मिलकर एक समझौते का फॉर्मूला बना चुके हैं। बस अब इंतजार इस बात का करना होगा कि भैया, कई तरह की अब इसने लिखा है कि भास्कर का ये खबर है कि ये दावा है, ये अब ये कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर आप बयान दोगे, कुछ करोगे तो बागी माने जाओगे। तो अमित शाह क्या करेंगे, इस पर नजरें बनाए रखनी होगी। केशव प्रसाद मौर्य क्या करेंगे, इस पर नजरें बनाए रखनी होगी। ब्रजेश पाठक कुछ नहीं करेंगे, मैं जानता हूं वो कोई बयान नहीं देंगे। उन्होंने योगी के खिलाफ ना तो अभी तक कोई बयान दिया है, ना खुल के उन्होंने कुछ बातें कही है, ना किया है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर नजर रखनी होगी। और अगले एक महीने में आपको इस बात पर भी नजर रखनी होगी कि उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा उसमें क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। स्वतंत्र देव सिंह की मंत्री के तौर पर वापसी होगी या नहीं होगी। और अगर डिप्टी सीएम, चूंकि आपने कुर्मी और ओबीसी को आपने एक प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, ठाकुर आपके मुख्यमंत्री हैं, तो बाकी जातियों को एडजस्ट कैसे करेंगे। और सब कुछ पूर्वांचल के हवाले चला गया, प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, तो अवध को कैसे शामिल करोगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसे शामिल करोगे। क्योंकि अब तकनीकी रूप से यह आ गया है कि हमें हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक उप मुख्यमंत्री देना पड़े। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को शिव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक डिप्टी सीएम देना पड़े या अवध वाले इलाके से एक डिप्टी सीएम देना पड़े, तो विदाई किसकी होगी, ये बात आप तय मान लीजिए। ये तमाम चीजों पर, और इसलिए ये एक टाइम पास की स्थिति है। टाइम पास मतलब जो लुका छिपी का जो खेल खेलते थे उसमें अगले 3-4 महीने ये तय करेंगे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री कब तक बने रहेंगे। और अगले 3-4 महीने ये भी तय करेंगे कि जो समझौता हुआ है, जो वादा किया गया है, उस वायदे को पूरा करने की दिशा में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत, ये तीनों एक दूसरे का कितना साथ दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। लेकिन दर्शकों को एक और चीज याद दिला दूंगा। अब दर्शक कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जो टर्म एंड कंडीशन की बात थी। नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे। सब कुछ तय हो गया था, कब क्या होना है, कैसे होना है, सब कुछ तय हो गया था। दिल्ली आए, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, मोदी जी खुद ही पलट गए। तो पलट तो कोई भी कभी भी सकता है। और ये क्रिकेट का गेम है, पहले बॉल पे किसी ने छक्का मार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दूसरी बॉल पे वो आउट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छी खबर दे दी है। चलिए, योगी का खेल खराब नहीं हुआ, अच्छा हो गया। और योगी के नेतृत्व में ही अब 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा आकलन लगाया जाना अब जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द किसी खबर के साथ हाजिर रहेंगे। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।